एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर बाल विकास से जो आपका लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड है। इसको कंटिन्यू करेंगे, सो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज की सीरीज का। सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो अधिगम या सीखने के वक्र, शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं। शिक्षण पूर्व, शिक्षण व शिक्षणोपरांत। एक प्रभावशाली शिक्षक 3 चरणों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए अधिकतम सीखने को प्रस्तावित करता है। शिक्षण पूर्व चरण में शिक्षक एक योजना का निर्माण करता है जिसमें संदर्भित पाठ्यवस्तु को चरणबद्ध ढंग से व्यवस्थित करता है। द्वितीय चरण में संदर्भित पाठ्यवस्तु को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करता है, जबकि तृतीय चरण में यह पृष्ठपोषण द्वारा यह ज्ञात करता है कि जिस उद्देश्य के साथ पाठ्यवस्तु को संप्रेषित कर रहा है वह उसी उद्देश्य के साथ छात्र तक पहुंची है या नहीं। जब छात्र की सीखने की मात्रा और किए गए प्रयास के मध्य x और y अक्ष पर ग्राफ को निरूपित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सीखने का वक्र या अधिगम वक्र या शिक्षण वक्र के नाम से जाना जाता है। अधिगम वक्र को गेट्स व अन्य ने इस प्रकार परिभाषित किया है। अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पे प्रकार देख लेते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया पर विभिन्न अध्ययनों के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि सीखने के वक्र 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नांकित हैं। समान निष्पादन वक्र या सरल रेखीय वक्र, वर्धमान निष्पादन वक्र, हास्य निष्पादन वक्र, एस आकाशीय वक्र या मिश्रित वक्र ये हो जाते हैं। सीखने में पठार से आप क्या समझते हैं? तो सीखने में पठार, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं सीखने का पठार। पठार शब्द भूगोल से आया है जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसकी परिभाषा है किसी स्थान विशेष पर स्वतः ही बना हुआ चौरस भाग। कभी कभी आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में धूल उड़ने यानी उड़ते उड़ते कोई स्थान काफी ऊंचा हो जाता है या ऊंचा स्थान भूमि की भांति यदि समतल भी हो तो हम इसे क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। पठार का रूप क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। पठार, तो पठार यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है। ये पठार उस समय बनता है जब प्रशिक्षार्थी की सीखने की गति में 5वें महीने से 8वें महीने के बीच में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई सीख रहा है, जो सीख रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी वहाँ पे क्या हुआ? तो पठार। तो सीखने की गति उतनी की उतनी ही बनी है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। क्वेश्चन है, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताएं। सीखने की प्रक्रिया में पठार आने के कई कारण हैं जो निम्नांकित हैं। शारीरिक सीमा, जब हमारे द्वारा अत्यधिक कार्य करने से थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे सीखने की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है और पठार का निर्माण होता है। यानी क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी जो शारीरिक क्षमता होती है, तो एक टाइम ऐसा आता है हम बहुत थक जाते हैं और जब थकने पर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, ऐसा लग रहा है हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन क्या है हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? जो प्रक्रिया मंद पड़ जाती है और पठार का निर्माण वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद है त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि अपनाने से अरुचि उत्पन्न हो जाती है और पठार बनने लगता है। अब जब अरुचि होगी यानी इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? जो आपने जितना सीखा है वहीं पे सीमित हो गया, आगे आप सीख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है आप बिना इंटरेस्ट के तो सीख ही नहीं सकते। तो अब आपका क्या है, जितना ज्ञान है उतना वहाँ पे सीमित हो गया, तो यानी आपका क्या यहाँ पे भी पठार बनने लगा। नेक्स्ट आपका हो जाता है अभिप्रेरणा की कमी। सीखते समय यदि उचित प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है तो छात्र सीखने के प्रति उदासीन होने लगते हैं और थकान का अनुभव करने लगते हैं। यही थकान ही पठार के निर्माण के प्रति जिम्मेदार होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, सीखने के पठार के 2 प्रमुख कारण उनमें दूर करने के उपाय बताएं। तो हमने यहाँ पे 3 कारण देख लिए है ना।
और भी हम देख लेते हैं, आपको जो जितने आपसे पूछे जाए क्वेश्चन में उतने आप लिखिएगा, है ना। तो हो जाता है गलत क्रम। यदि शिक्षण विधि का क्रम गलत है तो यह पठार के निर्माण हेतु सहयोग देता है। अब शिक्षण विधि सही नहीं है, आप बच्चे को कुछ और सिखाना है। भाई आपको क्या है, आपको बच्चे को जो चीज़ मालूम है, ठीक है, जिस चीज़ का ज्ञान है, अगर आप उससे जोड़ते हुए चलेंगे, और जैसे मान लीजिए बच्चे को पता है कि पेड़ कैसा होता है, ठीक है, अब बच्चे ने क्या देखा है, पूरा पेड़ देखा है, तो उसको पता है ये एक पेड़ है। अब आप उसकी टहनियों के बारे में बताएंगे, है ना, तो क्या है, जो चीज़ की नॉलेज है और उसके बाद उसको जो ज्ञान नहीं है उससे रिलेटेड आप उसको समझाएं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले उससे पूछ लिया कि एक पेड़ होता है, अब बच्चे को पेड़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपने कहा एक पेड़ होता है जिसमें क्या होता है, हमें फल प्राप्त होते हैं, उसकी पत्तियां हरे रंग की होती है, और अभी बच्चे ने उसको देखा नहीं है, सपोज दैट, ठीक है ना। तो बच्चा क्या है, चीजों को नहीं सीख पाएगा, लेकिन जब उसको कुछ ज्ञान होगा और उसके बाद आप कुछ ज्ञान बच्चे को देंगे तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा। तो यही हो जाता है गलत क्रम या सही क्रम। उसके बाद है अभ्यास की कमी। कोई भी आप सीखते हैं, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं, अगर अभ्यास आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो जो आपने सीखा है वो एक टाइम पे आप भूल भी जाएंगे और उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सीखने की क्रिया अभ्यास के बिना पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। सीखने के नियमों में एक नियम अभ्यास का नियम है। जब अभ्यास का अभाव होता है तब पठार का निर्माण हो जाता है। यानी आपने जो चीज़ सीखी, आपने मान लीजिए एक क्लास अटेंड की, आपने 1 घंटा दिया, फिर आपने उस क्लास को कभी देखा ही नहीं, नोट्स भी नहीं बनाया और उसका रिवीजन भी नहीं किया। अब आपने नेक्स्ट क्लास अटेंड कर ली और उसके नोट्स बनाए, लेकिन जो आपने पहले क्लास अटेंड करी थी उसके नोट्स वगैरह बनाए ही नहीं थे, उस पर आपने रिवीजन किया ही नहीं, अभ्यास किया ही नहीं। अब वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, यानी क्या है, आपका वहाँ पे पठार बनने लगा, ये हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय। अब दूर हम कैसे कर सकते हैं, तो अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक गणितीय विधियों का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि छात्रों में अब सीखने की शक्ति अथवा पठार बन रहा है। यदि बन रहा है तो उसे दूर करने के उपाय को प्रयोग करना चाहिए। उपाय निम्नलिखित है। शिक्षण विधियों में परिवर्तन। बिल्कुल सही है कि जब जो आप शिक्षण विधि अपना रहे हैं, अगर बच्चा उस तरह से नहीं सीख पा रहा है और उसमें पठार बन रहा है, तो यानी आपको क्या करना है, शिक्षण विधियों में परिवर्तन कर देना है ना। तो जब अध्यापक यह अनुभव करे कि शिक्षण में पठार आ रहा है तो उसे तुरंत शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। पाठ को रोचक बनाने के साथ ही उसमें नवाचारी तकनीकों का प्रयोग कर प्रभावी शिक्षण करना चाहिए। प्रेरणा, उद्दीपन एवं पुनर्बलों का प्रयोग। सीखने की क्रिया तब तक प्रभावी नहीं हो पाती है जब तक अध्यापक में प्रेरणा, पुनर्बलन एवं उद्दीपन प्रदान कर अधिगम प्रभावी करने की शक्ति नहीं होती है। वह पुरस्कार दंड से छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। क्या कह रहे हैं कि प्रेरणा, उद्दीपन एवं पुनर्बलों का प्रयोग। और उसके बाद यहाँ पे हो जाता है पाठ्य सामग्री का संगठन। अध्यापक को पठार की स्थिति से बचने के लिए पाठ्य सामग्री का संगठन सरल से कठिन की ओर के सूत्र के आधार पर करना चाहिए और बालकों के मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यानी अभी जो चीज़ सरल है उसके लिए बच्चे के लिए उसको बच्चे को पता है। अब सरल से आप कठिन की ओर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि कठिन से सरल की ओर जाएंगे। ऐसा कहते नहीं कि अगर आपको पर्वत अपने ऊपर लादना है, जैसे एक चीज़ हो जाती है कि आप भारोत्तोलन सीख रहे हैं, भार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले वजन आप कितना उठाएंगे, 1 किलो उठाएंगे, फिर 2 किलो उठाएंगे, फिर 3 किलो उठाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले आप 100 किलो भार उठा लेंगे उसके बाद आप 1 किलो भार उठाएंगे, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। तो आदत किससे पड़ती है, सरल से। अब सरल से हम कठिन की ओर जाएंगे तो वो भी चीज़ें क्या होती हैं, सरल हो जाती हैं। तो इस तरह से हो जाता है। कार्यों में परिवर्तन। अध्यापक को चाहिए कि वह जब पठार का अनुभव करे तो उसे एक विषय पढ़ाना बंद कर दूसरा सरल एवं मनोरंजक विषय पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। अब जैसे बच्चे को कोई जो सब्जेक्ट है वो टफ भी लग रहा है और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि वो क्लास में बैठा है लेकिन वो क्लास के अंदर नहीं है। ऐसा लगता नहीं, कुछ बच्चे ऐसे बैठे होते हैं उनका मन भी नहीं लग रहा है लेकिन वो क्लास में डर से बैठे हुए हैं। तो इस स्थिति को समझना चाहिए कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को। तो अब आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को ऐसे विषय पढ़ाने चाहिए कि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए, वो अपना क्लास में प्रेजेंटी भी दे सके। है वो उसका शरीर है लेकिन उसका मन नहीं है वहाँ पे,
तो क्या है, जब उसका मन ही नहीं होगा वहाँ पे, उसको रुचि ही नहीं आएगी, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा इंटरेस्टिंग उसको सब्जेक्ट को बना देना है, बच्चे से इस तरह से बात करनी है कि अब लगे बच्चे को अब हमें पढ़ाया नहीं जा रहा, अब हमें क्या किया जा रहा है, अब हमें खेल खिलाया जा रहा है। अब बच्चा देखिए मनोरंजन लेके, इंटरेस्ट लेके चीज़ों को पढ़ रहा है, सीख रहा है। तो इस तरह से हो जाता है। विश्राम पठार की स्थिति आ जाने पर अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को विश्राम देकर उसकी थकान दूर करे। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चा थक जाता है, आप ही यहाँ पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो एक टाइम पे क्या होता है, चीज़ें समझ में ही नहीं आती, ऐसा लग रहा है कि हम देख तो रहे हैं आंखों से, लेकिन माइंड में कहीं पे वो चीज़ नहीं जा रही है ना। और एक टाइम ऐसा आता है, जो चीज़ें आपने 1 घंटे में सीखी, कभी कभी ऐसा होता है 15 मिनट में उतनी चीज़ें आप सीख लेते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, शरीर को थकने नहीं देना चाहिए, माइंड को थकने नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी होता है, तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। विषय वस्तु की नीरसता, जब सीखने की प्रक्रिया में किसी एक पक्ष को ही महत्व दिया जाता है तो वहां पठार का निर्माण हो जाता है। यानी क्या है, आपने एक ही विषय को दिया, वही रटा रहे हैं, वही चीज समझा रहे हैं, मतलब अब बच्चे को यही कि वही आएंगे अध्यापक, वैसे ही कि बच्चे चलो वो बुक निकालो, बच्चे ने वो बुक निकाल ली, बच्चे से वही चीज पढ़ा दी गई, अब बच्चे को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वही चीज हो गई, है ना। त्रुटियों का स्थानांतरण, सीखने की क्रिया में उत्पन्न त्रुटियां जब दूसरी क्रिया में भी स्थानांतरित होने लगती हैं तब भी पठार बनने लगता है। परिपक्व न होने से भी अधिगम नहीं हो पाता है और पठार बनने लगता है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। आप इसमें जितने पॉइंट्स आपसे पूछे जाएं उतने आप लिखिएगा, क्योंकि इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप बहुत लेंदी लिखें, लेकिन उतना तो आपको लिखना रहेगा जितनी क्वेश्चन की डिमांड होगी। ठीक है, अब है अधिगमानांतरण क्या है। तो आप देख ले, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम स्थानांतरण सीखने का स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण है किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। सोरेंस के शब्दों में स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। तो इस तरह से आपका हो गया। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत अपने शब्दों में लिखिए। अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत निम्नवत है। सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार मुख्य 2 प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता। स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता का होता है, जैसे यदि कोई बच्चा भूगोल, गणित, विज्ञान आदि किसी विषय का अध्ययन करता है तो वह केवल अपनी सामान्य योग्यता का ही स्थानांतरण करता है, विशिष्ट योग्यता का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है सामान्य तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्यों में साहचर्यात्मक तत्वों की कितनी समानता है। 2 कार्यों में जितनी अधिक समानता होगी उतनी अधिक वे एक दूसरे के अध्ययन में सहायक होंगे। बिल्कुल ये चीज़ सही है। भूगोल का ज्ञान इतिहास के अध्ययन में सहायता दे सकता है, परंतु कला विज्ञान के अध्ययन में नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये चीज़ देखिए, आप समझ सकते हैं कि भूगोल का ज्ञान जो है इतिहास के अध्ययन में तो सहायता दे सकता है, लेकिन क्या आप कला के ज्ञान में, विज्ञान में अध्ययन कर सकते हैं? नहीं ये चीज़ हो सकती है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों यानी तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि को शिक्षण के द्वारा विकसित किया जा सकता है। इस विकास का प्रभाव आगे सभी कार्यों पर पड़ता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल देता है तो वही दूसरी परिस्थिति में उनका प्रयोग कर सकता है। जैसे यदि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह अपने इस ज्ञान का प्रयोग कक्षा की समस्याओं का समाधान करने और सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए कर सकता है। प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन से आप क्या समझते हैं? प्रतिद्वंद्विता कभी कभी छात्रों को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करे तथा उसमें ईर्ष्या द्वेष के भावना पनपने पाए।
आपने देखा होगा कि एक बच्चा बहुत ही मतलब कमज़ोर है पढ़ाई में और एक बच्चा बहुत ही तेज़ है पढ़ाई में, लेकिन आपने कंपटीशन रख दिया कि ये बच्चा सबसे तेज़ है और ये अब हम देखते हैं इसमें कौन विजेत होता है। तो जो कमज़ोर बच्चा भी होगा वो भी क्या करेगा, वो भी कंपटीशन में, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, कंपटीशन रखना भी ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा खरगोश और कछुए की कहानी भी आपने सुन रखी है, बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। तो क्या होता है, कभी कभी क्या कछुआ जो है जीत जाता है, खरगोश हार जाता है ना। तो इस तरह से क्या कंपटीशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। तो बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय हो जाते हैं। यदि सीखने या याद करने वाली सामग्री अधिक सार्थक, आनंदवर्धक एवं सरल होती है तो विस्मरण की क्रिया कम होती है। यदि सीखने की विधि उपयुक्त होगी तो विषय सामग्री शीघ्र नहीं भूलते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए चीज़ों को क्या है, जैसे बुक में है कोई चीज़, आपने उसको पढ़ा, बुक में तो लिखा है, आप लोगों के पास हर एक कलेक्शन होगा, हर एक चीज़ें होंगी, लेकिन क्या है जब आप क्लास क्यों अटेंड करते हैं, क्योंकि आपको दूसरे ढंग से चीज़ों को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो चीज़ें क्या है माइंड में छप जाती हैं। और जब चीज़ें छप जाती हैं उनको विद एग्जाम्पल चीज़ों को समझाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, किताबी जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती, लेकिन जो एग्जाम्पल बताए जाते हैं वो फटाक से समझ में आ जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर को लिख दिया। यानी देखिए वो ज्ञान क्या हो गया, उस ज्ञान को आप नहीं भूल पाते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी अगर आप के कहीं पे कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे अगर चैनल पर नए हैं, और लाइक तो आप कर ही देते हैं। थैंक यू।